आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस देश के मजलूम आम इंसान और लोकतंत्र की सबसे बड़ी उम्मीद क्यों है। उसके लिए आपको यह तस्वीर समझनी पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देख सकते हैं। यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जसवंत सिंह भभोर जो कि सांसद हैं और उनके भाई को देख रहे हैं जो कि एक विधायक हैं, और उनके साथ बैठा है यह शख्स जिसका नाम है शैलेश चिमनलाल भट्ट। कौन है शैलेश चिमनलाल भट्ट? यह है बिल्किस बानो। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के 11 सदस्यों को, परिवार के 11 सदस्यों के मौत के घाट उतार दिया गया था। बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसकी 5 साल की मासूम बच्ची का सिर फोड़ दिया गया था, यानी कि उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के 11 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया गया था। और जैसा कि आप इस मंच पर देख सकते हैं, उनमें से एक गुनहगार जिसका नाम है शैलेश भट्ट, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ बैठा है और विधायक के साथ बैठा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? पहले तो बिल्किस के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक गुनहगार को सम्मानित कर रही है। पहले ही तुम 11 गुनहगारों को छोड़ चुके हो ठीक चुनावों से पहले, अब इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं भाजपा के सांसद और विधायक। डीवाई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ इस देश के मजलूम आम इंसान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद इसलिए है क्योंकि जिन 11 लोगों को रिहा किया गया है उसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल रही है। आपके स्क्रीन पर एक खबर, बिल्किस बानो गैंग रेप के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। समय से पहले रिहाई के खिलाफ की जाएगी सुनवाई। समय से पहले उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था। अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता में इस बात की सुनवाई फिर से शुरू हो रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश की महिला बाल विकास कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनके मुंह से कुछ नहीं फूटा। देश की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इन्होंने कुछ नहीं कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अब सदस्य हैं खुशबू, पहले कांग्रेस में थी, अब रहस्यमय तरीके से बीजेपी में शामिल हो गई। इनके मुंह से भी कुछ नहीं फूटा। बिल्किस बानो के साथ बार बार अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग हैं जो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे जैसे पत्रकार उस मुद्दे को उठाते हैं, मगर जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी उसके जले पर नमक बार बार छिड़क रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने उस मुद्दे को फिर से खुलवाया है कि वक्त से पहले उसे रिहा क्यों कर दिया गया। और सिर्फ एक मुद्दा नहीं है दोस्तों, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते मैं आपको बतला दूं कि गुप्त चुनावी चंदा है क्या। दोस्तों, गुप्त चुनावी चंदा यानी कि कोई भी अपना काला पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गुप्त अंदाज में दे सकता है। यानी कि आपका काला धन आप चाहे बीजेपी को दें या किसी और पार्टी को। और बार बार ऐसे सबूत सामने आए हैं कि ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, गुप्त चुनावी चंदा, जी हां, ये जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इसमें से 70 से 90% भाजपा की जेब में जाता है, बीजेपी की जेब में जाता है। अब आप समझे कि विधायक कहां से खरीदे जाते हैं। जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें तोड़ी जाती हैं तो लोगों को अच्छे अच्छे 5 स्टार रिजॉर्ट्स में कैसे रखा जाता है, चार्टर्ड विमान में मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से गुवाहाटी कैसे लाया जाता है, यह हकीकत है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। यह है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कमाल। और क्या आप जानते हैं कि 11 अप्रैल को इस बात पर फैसला सुनाया जाएगा कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चुनौती देने वाली याचिका का फैसला संविधान पीठ के सामने जाए या ना जाए। खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को चुनौती देने वाली याचिका के बेंच को 11 अप्रैल 2023 को यह तय करने के लिए सूचीबद्ध किया है कि क्या इस मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या ना भेजा जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। यानी कि वो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी का खजाना हमेशा भरा रहता है, उसे चुनौती देने की याचिका को DY चंद्रचूड़ साहब ने स्वीकार कर लिया है। और अब 11 तारीख को इस बात का फैसला होगा कि इसे संविधान पीठ के सुपुर्द किया जाए या ना किया जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों प्रॉब्लमैटिक है, इसमें क्यों इतनी मुश्किलें हैं। क्योंकि जब स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे लेकर आए थे तो इसका विरोध न सिर्फ चुनाव आयोग ने किया था बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी। जी हां, आज से कुछ सालों पहले मैंने बाकायदा इस पे कार्यक्रम किया था न्यूज क्लिक के लिए। आखिर क्यों DY चंद्रचूड़ साहब इस मुद्दे को सुन रहे हैं? क्योंकि इसका विरोध खुद RBI ने किया था। सुनिए मैंने अपने शो में क्या कहा था। नॉर्थ ब्लॉक में एक घटनाक्रम चल रहा होता है। एक वरिष्ठ टैक्स अधिकारी पहुंचता है वित्त मंत्रालय के पास। इसके पास एक नोटिंग होती है और वो नोटिंग बहुत जरूरी होती है। यह नोटिंग क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। यह नोटिंग कहती है कि गुमनाम चंदे को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन लाना होगा। यानी कि अगर आप इस गुमनामी चंदे को जायज करना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक के जो रूल्स हैं उसमें आपको परिवर्तन लाना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद कुछ आपत्तियां दर्ज की थी इस बिल पर, इस इलेक्टोरल बॉन्डिंग के बिल पर। और वो आपत्तियां क्या थी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। आपत्ति नंबर 1, इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। आपत्ति नंबर 2, भारतीय करेंसी पर, भारतीय पैसे पर भरोसा टूटेगा। आपत्ति नंबर 3, केंद्रीय बैंकिंग कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर ही खतरा आ जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बात कही थी जो उसे कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। यानी कि जो हमारे चुनाव होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो सकेंगे। सत्ता पक्ष के समर्थन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इसका इरादा यह है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था या इकाई राजनीतिक दल में दान दे सके तो वो तो आप डिमांड ड्राफ्ट, चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पेमेंट के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बिल की जरूरत नहीं है। यह तो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हो सकता है। और RBI ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो इंटरनेशनल नॉर्म्स यानी कि जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। RBI ने सख्त हिदायत दी थी मगर सरकार ने तो मन बना लिया था। DY चंद्रचूड़ साहब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुनवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था। सुनिए चुनाव आयोग ने क्या कहा था। संसद में इसको लेकर सवाल पूछा गया। आपके स्क्रीन पर यह शख्स जिसका नाम है राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीम उल हक, उसने सरकार से एक सवाल पूछा और सवाल बहुत सीधा था। भारतीय चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रति किसी तरह का विरोध दर्ज किया। सीधा सा सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर कोई आपत्ति है। अब आपकी स्क्रीन पर वित्त राज्य मंत्री P राधाकृष्णन है। इन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। साफ झूठ। अब आप मुझे बताइए कि इसकी क्या सजा दिया जाए। क्या ऐसे चलेगा लोकतंत्र? क्या इस तरह से काम होगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या कहा आपको इस पर गौर करना पड़ेगा। यह बिल संसद में आया 1 फरवरी को और उसके ठीक 4 महीने बाद यानी मई 2017 में चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने क्या लिखा मैं आपको बताता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी सोर्सेस से संभावित अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदादाता
फर्जी शेल कंपनियां स्थापित करके राजनेताओं के पास काला धन पहुंचा देंगे और पैसे का सही सोर्स कभी सामने नहीं आएगा। दरअसल चुनाव आयोग चाहता था कि इस बिल को वापस लिया जाए। न खाऊंगा न खाने दूंगा। और वो इसलिए कह रहा था वापस लिया जाए क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे जो चुनावी पारदर्शिता है वो खत्म हो। मगर मैं आपको बता दूं कि उस वक्त चुनाव आयोग में इस सरकार के खास ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे। मसलन सुनील अरोड़ा, मसलन सुशील चंद्रा उस वक्त नहीं थे। उस वक्त चुनाव आयोग की जो चेहरा था वो अलग था। शायद इसी वजह से चुनाव आयोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर रहा था। मगर मोदी सरकार ने क्या किया? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई और चुनाव आयोग को लेकर बैठक बुलाई जाए और यह बैठक हुई 19 जुलाई 2017 को। उस वक्त के वित्त सचिव एससी गर्ग ने बाद में अपनी फाइलों में कहा कि जो तमाम अधिकारी आए थे आरबीआई से या चुनाव आयोग से, उन्हें समझा दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि यह योजना सबको समान अवसर देती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समान अवसर देती है और इससे सत्ता पक्ष को फायदा नहीं होगा। यानी कि चुनाव आयोग ने जो भी आपत्ति दर्ज की थी उसका लिखित जवाब नहीं दिया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, जहां पर भी मुकाबला बराबरी का ना हो और सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी को वो संजीवनी, वो ताकत देती है जिसके जरिए न सिर्फ वो चुनाव जीत सकती है बल्कि चुनावों के बाद अगर उसके पसंद की सरकार ना बने तो उस सरकार को गिरा भी सकती है साम दाम दंड भेद यानी एजेंसीज या पैसे की ताकत से। इसलिए दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ साहब भारतीय जनता पार्टी को खटकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने उन पर बहुत ही अश्लील हमला किया था और राज्यसभा में, लोकसभा में कई सांसदों ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि किस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ साहब पर दौरपल्ली ट्रोल्स हमला कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई की जाए। यह देखिए किस तरह से यह खत लिखा गया था। यह समाचार उस बात की तस्दीक कर रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ इस तरह से भाजपा के प्रचार तंत्र को नर्वस कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र को बचाए रखने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ पैसे के सहारे सरकारें पलटती है या विधायकों को कथित तौर पर खरीदती है, वो एजेंसीज का भी इस्तेमाल करती है यानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। और 14 राजनीतिक दल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शुक्रवार को पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के पास और खंडपीठ किसकी थी? डीवाई चंद्रचूड़ साहब की। इसमें उन्होंने अपील की कि किस तरह से एजेंसीज के सहारे विपक्ष को रौंदा जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी 14 पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ साहब को क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अभिषेक मनु सिंघवी ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब को बताया कि राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हम भविष्य के लिए दिशा निर्देश मांग रहे हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार के अंतर्गत मामले दर्ज करने में भारी उछाल आया है। सजा की दर महज 4 से 5% है। 4 या 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई शुरू होगी। कोई और जज होते या हो सकता है जज साहब यह भी कह सकते थे कि भाई अगर आप भ्रष्ट हैं तो एजेंसीज आप पर कार्रवाई करेंगे। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात का आभास है कि एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए। महाराष्ट्र की तो पूरी मिसाल है हमारे सामने दोस्तों कि ईडी की डर से पूरी एक सरकार ही गिरा दी गई। यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना से बाहर आए और उन्हीं के साथ करीब 40 विधायक जो हैं वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के उनके साथ शामिल हो गए। तो ईडी का डर इस कदर है विपक्ष में कि विपक्ष जो है अब वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंचा है। और हां, महाराष्ट्र का एक मामला भी इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने है।
मामला कौन सा है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का क्या किरदार था, और आप जानते हैं सुनवाई के दौरान डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भगत सिंह कोश्यारी के किरदार पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का किरदार भगत सिंह कोश्यारी का था, इससे सरकारों को गिराने में मदद मिलेगी। मैं नहीं जानता हूं कि महाराष्ट्र को लेकर क्या फैसला आने वाला है, मगर कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ यह सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस देश ने किस तरह के जज देखे हैं। अशोक भूषण, जिनके रिटायरमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद उन्हें एनसीएलटी का अध्यक्ष बना दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, रिटायरमेंट के कुछ दिनों बाद भाजपा ने इन्हें राज्यसभा भेज दिया। उसी तरह से जस्टिस नजीर, रिटायरमेंट के सिर्फ 1 महीने बाद इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। मैं नहीं जानता दोस्तों कि जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब रिटायर होंगे तब वो भी क्या इन 3 जजों का अनुसरण करेंगे, और अगर करेंगे तो मेरे मंच पर मैं तो उनसे सवाल जरूर करूंगा। मगर अभी इस वक्त वो आम इंसान की उम्मीद बने हुए हैं, वो इस देश के मजलूम की उम्मीद बने हुए हैं, वो लोकतंत्र को बचाए रखने की उम्मीद बने हुए हैं। इसलिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को सलाम करता हूं। अब निसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।